नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम 23 अगस्त 2022 को रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसके पहले शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या फिर kbguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि अगर आप आने वाले किसी भी शिफ्ट में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देते हैं और आप प्रश्नों को मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर के ऊपर सारे प्रश्नों को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिक जीके वाले सेक्शन से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक प्रश्न पूछा गया था बहुत ही सिंपल सा कि किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो अगर हम लोग मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो ये आपके अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के अंतर्गत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और ये प्रावधान हमको अनुच्छेद 75 में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पंचायत का अंग नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर जो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी 1957 में, उसके द्वारा आपके पंचायतों के 3 टीयर सुझाए गए थे और ऑप्शन में एक दिया गया था ग्राम निगम। तो ये हमारे पंचायत का भाग नहीं है। 3 स्तरीय व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी पंचायतों के लिए। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और आपका हो गया है जिला परिषद। और ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था से हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहे हैं, तो इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था को आप लोग अच्छे से जरूर पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारे देश में जो फिजिकल पॉलिसी होती है, जिसे हम लोग राजकोषीय नीति कहते हैं, इसको रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो फिजिकल पॉलिसी है उसको रेगुलेट करती है केंद्र सरकार, या फिर आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। वहीं पर हमारे देश में जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जिसे हम लोग मौद्रिक नीति कहते हैं, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत में जो 20 सूत्री कार्यक्रम है ये आपके कौन से साल में शुरू किया गया था। तो हमारी जो पीएम रही थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा 1975 में हमारे भारत के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आपके 20 सूत्री कार्यक्रम हैं, इनमें 1982, 1986 और 2006 में कुछ परिवर्तन भी किया जा चुका है। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना नदी के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि ये हमारे उत्तराखंड राज्य से निकलती है और ऑप्शन में आपको चिनाब दिया गया था। तो आपको ये पता होगा कि चिनाब हमारे सिंधु की सहायक नदी है, वह यमुना की सहायक नदी नहीं है। अब यमुना नदी की बात हुई है तो इसकी आइए सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से इसकी सहायक नदियों की बात करें लेफ्ट से, तो हिंडन है, हनुमान गंगा है और आपका है ससुर खादरी। उसी प्रकार से अगर हम लोग दाएं तरफ से इसकी सहायक नदियों की बात करें तो टोंस नदी है, गिरी नदी है, बगैन है, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, ये सारी यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो आपको किस राज्य में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन में आपका उड़ीसा दिया गया था। तो उड़ीसा की जो चिलिका झील है ये आपकी खारे पानी की सबसे बड़ी झील थी ऑप्शन के अनुसार। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में सांबर लेक दिया जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश की खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है वो आपका लेक सांबर है, जो कि आपके राजस्थान में देखने को मिलेगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे देश की सबसे बड़ी इनलैंड वाटर लेक कौन सा है, तो भी आपका उत्तर हो जाएगा सांबर लेक। हालांकि अगर आपसे ब्रैकेट्स पूछा जाएगा तो उस स्थिति में हो जाएगी उत्तर चिलिका झील। अगला प्रश्न पूछा गया कि निशा गांधी नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये इस साल CHSL में भी आया, MTS में भी आया था और ये जो नृत्य महोत्सव है वो आपके केरल राज्य में मनाया जाता है। कहाँ पर?
केरल राज्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। केरल की बात हुई है तो आपको ध्यान रखना है जो ओणम त्यौहार है, बिशु त्यौहार है, अट्टूकल पोंगल है, स्नेक बोट महोत्सव है जिसे आप लोग वल्लम कल्ली भी कहते हैं, थेयम उत्सव हो गया, ये सारे जो त्यौहार हैं वो आपके केरल राज्य में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच किसके द्वारा भू विभाज्य होता है। तो आपको पता होगा कि सिंधु नदी हमारी ऐसे बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बहती है, और इसके बीच का ये जो पूरा रीजन है ये हमारे उत्तरी पूर्वी भारत का मैदानी भाग है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी पूर्वी भारत या फिर उत्तरी भारत का जो मैदानी भाग है उसके द्वारा ये विभाज्य होता है। अब हम लोग बात करेंगे बायोलॉजी के सेक्शन से जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक प्रश्न आया था जाइलम और फ्लोएम से संबंधित, और यहाँ पर आपको कई सारे स्टेटमेंट दिए गए थे। तो पहले आइए जान लेते हैं कि जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जो फ्लोएम है उसका मुख्य रूप से काम होता है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भोजन तैयार किया जाता है पत्तियों के द्वारा, उस भोजन को वो पूरे आपके पौधे में डिस्ट्रीब्यूट करे। तो भोजन का परिवहन या फिर पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। वहीं पर अगर हम लोग जाइलम की बात करते हैं तो आपके जड़ में जो पानी दिया जाता है या फिर जो आप लोग खाद वगैरह देते हैं तो उनका परिवहन पौधों के अन्य भागों में करने का काम करता है जाइलम। जाइलम और फ्लोएम के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये दोनों हमारे जटिल अस्थाई ऊतक हैं। ये प्रश्न पिछली बार कई बार पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ्लोएम में जो आपके शर्करा की गति की दिशा है यह द्विगामी होती है, यानी कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। जबकि अगर हम लोग जाइलम की बात करते हैं तो इसमें जो आपका जल है वो हमारा नीचे से सिर्फ ऊपर की ओर जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव पाचन में कौन सा एंजाइम है जो कि प्रोटीन के पाचन को शुरू करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा भोजन पहुंचता है अमाशय में यानी कि पेट में, तो वहां पर आपका जठर रस होता है जो कि इसको छोटे छोटे और भागों में तोड़ता है HCl की मदद से। और अगर हम लोग बात करते हैं एंजाइम की तो इस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन इसका नाम है। तो पेप्सिन नाम का जो एंजाइम है वो हमारे पेट में प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स का निर्माण करता है और उसी के द्वारा प्रोटीन को आपको छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जो गर्भ निरोधक गोली होती है वो आपकी क्या काम करती है। तो पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। देखिए, जब हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करते हैं तो इसका मुख्य रूप से काम होता है कि जो आपके हर माह ओवरी के द्वारा एग का निर्माण होता है उस एग के निर्माण को रोका जाए, यानी कि जो ओवुलेशन का प्रोसेस है उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अगर यज्ञ का निर्माण नहीं होगा तो फिर स्पर्म आपके यज्ञ से मिलेगा नहीं, निषेचन नहीं होगा और इससे कोई भी महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। बाकी कई सारे अन्य काम भी होते हैं जैसे कि हार्मोन्स के लेवल को बनाए रखना, जो आपका सर्वाइकल म्यूकस है उसको मोटा करना, पीरियड के दौरान जो आपका ऐंठन और ब्लीडिंग होती है उसको भी कम करने का काम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव उत्सर्जन तंत्र में किडनी क्या कार्य करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किडनी का मुख्य रूप से काम होता है कि हमारे ब्लड में जो भी आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं या फिर हमारे शरीर में जो भी आपके तरल पदार्थ हैं उनको ये छानता है, मतलब उनको ये अलग करता है और अलग करने के बाद में इसको ये आपके यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। तो मुख्य रूप से जो भी आपके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का काम ये करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में पानी का संतुलन भी ये बनाता है। हमारे शरीर में जो अम्ल और क्षारों का संतुलन है ये भी आपके किडनी के द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो एक प्रश्न पूछा गया था फिजिक्स में कि अवतल दर्पण के लिए वस्तु को कहाँ रखने पर जो हमारा प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा बनेगा। तो अवतल दर्पण की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सी से दूर रखते हैं तो उस स्थिति में जो हमारा इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा बनेगा। यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका अवतल दर्पण है, ये हमारे लल्लू लाल यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट है और जो आपकी इमेज है वो F और C के बीच में बन रही है और ये आपकी वस्तु से छोटी होगी। इसके अलावा कोई भी केस अगर आप लोग अवतल दर्पण के लिए लेंगे
तो वहाँ पर या तो इमेज हमारे ऑब्जेक्ट के बराबर होगी या फिर उससे बड़ी होगी। तो ऑप्शन क्या दिया था वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। फिर एक देखिए, दर्पण के आवर्धन से प्रश्न था। तो आपको पता होना चाहिए कि दर्पण के आवर्धन के लिए जो हमारा मैग्नीफिकेशन है वो बराबर होता है -v/u के। तो यहाँ पर v और u आपको दिया गया था और सिंपली आपको यहाँ पर आवर्धन फाइंड करना था। फिर एक प्रश्न आपके रेजिस्टेंस से था कि हमारे दो प्रतिरोध हैं जो कि आपके समानांतर क्रम में यानी कि पैरेलल कनेक्ट किए गए हैं कुछ इस प्रकार से। तो वोल्टेज आपको दिया गया था, वोल्टेज दिया गया था, आपको ये बताना था कि यहाँ पर जो हमारी धारा होगी यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए आप लोग सिंपली यूज करेंगे समानांतर क्रम के लिए जो रेजिस्टेंस होता है, तो आप लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद में I = V/R यूज करेंगे। B दिया गया है, R आपके पास में है, तो यहाँ से आप लोग धारा आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया था कि इलेक्ट्रिक हीटर के लिए जो हमारा तंतु है वो किसका बना होता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका जो तंतु है वो आपके नाइक्रोम का बना होता है। और ध्यान आपको ये भी रखना है कि यहाँ से आपके ग्रुप डी में और प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर हम लोग नाइक्रोम की बात करते हैं तो यह एक एलॉय है। नाइक्रोम यानी कि निकल और क्रोमियम होता है। इसके अलावा छोटी सी मात्रा में इसमें आपको मैग्नीज देखने को मिलेगा और बहुत ही किंचू सा इसमें आपको आयरन भी देखने को मिलेगा। तो निकल की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा होती है 75 से 78%, क्रोमियम आपका 20 से 23% होता है, मैग्नीज 1.5% होता है और किंचू सा इसमें आपको आयरन भी मिलेगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में देखिए एक प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया था, यानी कि आपको एक रिएक्शन दिया गया था जिसमें कुछ ब्लैंक स्पेस था और उसे आपको फिल करना था। तो वैसे अगर हम लोग इस रिएक्शन की बात करें तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो जब आपका AgNO3 NaCl के साथ में अपक्रिया करता है तो Na आपका ले जाता है NO3 को और Ag ले जाता है यहाँ पर Cl को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि AgNO3 NaCl के साथ में अपक्रिया करते हैं तो ये आपके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। देखिए एक प्रश्न आपका आया था स्टेटमेंट के रूप में। स्टेटमेंट में आपको ये बताया गया था कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें आपके जो लंबवत कॉलम हैं या फिर जो आपके ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं उनको कहा क्या जाता है, और इसके अलावा आवर्त और समूह की संख्या कितनी है। तो दोनों एकदम एग्जैक्ट दिए गए थे। आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो ये जो आपके लंबवत कॉलम हैं इन्हें हम लोग समूह कहते हैं, ये जो आपके हॉरिजॉन्टल कॉलम हैं इन्हें हम लोग कहते हैं आवर्त। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो हमारे ये कॉलम होते हैं, अगर हम लोग ऊर्ध्वाधर वाले की बात करें तो इनकी टोटल संख्या 18 होती है, यानी कि आपको 18 समूह देखने को मिलेंगे और इसमें आपको 7 आवर्त देखने को मिलेंगे। तो इसी के ऊपर 2 स्टेटमेंट था और उसी से आपको सही वाला ऑप्शन चुनना था। एक प्रश्न और पूछा गया कि ओजोन परत से क्या प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ओजोन परत के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनसे हमारे शरीर की रक्षा करता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो लेयर है वो आपको समताप मंडल में देखने को मिलेगी, यानी कि हमारे नीचे से जो सेकंड लेयर है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ओजोन जो है वो आपके ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है और ओजोन को मापने की जो इकाई है वो आपकी डॉप्सन होती है। 1913 में इस लेयर को पहली बार खोजा गया था। चलिए नीचे कमेंट में आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि पहली बार ये जो लेयर है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। अब हम लोग करंट अफेयर वाले सेक्शन से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। तो देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के खिलाफ 1000वां एक दिवसीय मैच खेला था। तो ध्यान रखिएगा हमारे भारत की टीम ने जो 1000वां एक दिवसीय मैच है ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था और इस मैच में हमने वेस्ट इंडीज़ को 6 विकेट से हराया भी था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारतीय टीम दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने एक दिवसीय मैच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला है।
फिर एक प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान किस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां टेस्ट मैच खेला। तो कई सारे आपको ऑप्शन दिए गए थे। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पूर्व कप्तान विराट कोहली हैं, उन्होंने ही श्रीलंका के खिलाफ मार्च महीने में अपना 100वां टेस्ट मैच खेला था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मई 2022 में इसरो ने किस राज्य में गगनयान मिशन के लिए ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर, जिसका नाम HS-200 है, इसका परीक्षण किया। तो ये जो रॉकेट है, इसका परीक्षण किया गया आपके सतीश धवन स्पेस सेंटर में, जो कि आपको आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक प्रश्न CSIR के किसी प्रोग्राम से पूछा गया था, जो मुझे नहीं मिल पाया है। एक और प्रश्न आपके टैक्स रेट से रिलेटेड कुछ था, जो कि एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं मिल पाया है। तो आप लोगों को जो भी प्रश्न याद हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जब मैं इसकी PDF देता हूं तो उन PDF में बाकी के बचे हुए प्रश्न भी आपके इंक्लूड होते हैं। वीडियो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।